आज अजीत कुमार की पुस्तक सफरी छोले में से संकलित सफर से वापसी यात्रावृत्त को हम इस वीडियो ब्लॉग में आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। मूलतः यह कश्मीर घाटी का यात्रावृत्त है, जिसके बीच बीच में लेखक जंगलों के भीषण विनाश को देखकर कांप उठता है और कहता है कि हम अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए शाश्वत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पाठ का संपादन इस प्रकार तराश कर किया गया है कि यह पर्यावरण का एक सुंदर पाठ बन गया है। आइए अब हम सफर से वापसी को सुनते हैं। अजीत कुमार। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से ही थी, मनुष्य बाद में आया। लेकिन अपने विकास के क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए और तब से संघर्ष तथा स्वकृति का एक लोमहर्षक नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच चला आ रहा है। आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है। जन्म, जीवन, यौवन, जरा, मरण आदि अपनी अनेक स्थितियों में वह आज भी प्रकृति नियमों से मुक्त नहीं हो सका है। इसके बावजूद निरंतर उसकी चेष्टा यही रही है कि वह ज्ञान विज्ञान की अपनी सामूहिक उद्यमशीलता के बल पर प्रकृति को पूर्णतः अपने बस में कर ले। यह इतिहास मनुष्य की विजय और प्रगति का इतिहास है, या उसकी पराजय और दुर्गति का। इसे वह स्वयं भी ठीक ठीक नहीं समझ सका, पर जिसे हम मनुष्य की जय गाथा कहकर पुलकित होते रहे हैं, वह असल में मनुष्य की पराजय बल्कि उसके आत्महनन की गाथा है। पिछले कुछ वर्षों में इकोलॉजी अर्थात परिमंडल विज्ञान की अत्यधिक चर्चा इस तथ्य का प्रमाण है। लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दशा में मनुष्य पिछले 200-300 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव सा लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते रहे हैं, उसमें कोई भी कमी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ सी गई हैं। क्या हमें ज्ञात नहीं है कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं, वह वस्तुतः हमारा दैनिक विष है, जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा में हमें लिए जा रहा है। जंगलों को ही ले लो, यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हुए भी कि जंगल को काटने का मतलब होगा भूमि को अरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम के बदलने में सहायक बनना। फिर भी हमारी सरकारें इस बर्बादी के रास्ते पर बढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों, कर्मचारियों, अंचलों की ही नहीं, खुद अपनी भी ज़रूरतें और उम्मीदें इस कदर बढ़ा ली हैं कि अब वे रोकी थामी नहीं जा सकते। आज से 20 साल पहले यदि किसी राज्य को पेड़ों को काटने से 10 लाख रुपए की आमदनी होती थी, तो आज कीमतें
और ज़रूरतें बढ़ जाने के कारण वह इस आमदनी को 20 गुना कर लेना चाहता है। यह तभी मुमकिन है जब हर साल पेड़ पिछले साल की तुलना में 2 गुने काटे जाएं। तकरीबन हो भी यही रहा है। बावजूद कुछ पहाड़ी इलाकों में चल रहे चिपको आंदोलन के, जिसके तहत सामूहिक कटाई या रेजिंग उतराई का विरोध करने के लिए लोग पेड़ों से चिपट जाते। अच्छा, नए पेड़ उगे, कितने रहे? इस सवाल के जवाब में वन अधिकारियों के पास विवश भाव से कंधे झटका देने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि वे जानते हैं और दूसरे लोग भी कि छोटे में मोटे घरेलू किस्म के पेड़ भले ही समतल जमीन पर उगाए जा सकें, पर सुई जैसी पत्तियों वाले हर किस्म की पहाड़ी वृक्ष मुख्यतः प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते और बढ़ते। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी प्रदेशों के घने प्राकृतिक जंगल जो सदियों के दौरान तैयार हुए और बढ़े थे, सिर्फ 10, 20, 50 वर्षों की अवधि में ही लगभग काटे जा चुके। पहाड़ियाँ नंगी तथा कुरूप होकर मानो तैयार खड़ी हैं कि इस विनाश का बदला वे लोगों से जल्द ही लेंगी। अपनी कश्मीर यात्रा से वापसी के सफ़र में मुझे एक वन अधिकारी ने बताया कि 3 वर्ष पहले जहां समूचे राज्य को जंगलों से 1 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, वहां आज 3 करोड़ रुपए की आमदनी है और कोशिश यह है कि हर साल वह इसी तरह बढ़ती रहे। नतीजा यह है कि जहां हम काटने के लिए जंगल 5000 फुट की ऊंचाई पर मिल जाते थे, वह अब 9-10 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मिलते हैं। बीच के तमाम जंगल हमने काट डाले और वह दिन दूर नहीं, सिर्फ 10-15 साल और जब हम 14,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, जहां केवल भोजपत्र के वृक्ष हैं जिनकी छाल पर एक जमाने में लिखा जाता था इनसे इमारत नहीं बनाई जा सकती, पर जिनके अलावा हमारे पास कोई और उपाय न बचेगा, क्योंकि 14,000 फुट के ऊपर किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं उगते, सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ियां होती। तब हम क्या करेंगे? हाथों के दोनों अंगूठे नचाकर वन अधिकारी ने मुझसे पूछा और सामने की नंगी बूझी पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ भी भारी जंगल थे। सबूत हैं वो 2-4 पेड़ जो इधर उधर उगे हुए हैं, बाकी सब काट डाले गए, क्योंकि वे बड़ी सड़क के पास आसानी से सुलभ थे और भूमि संरक्षण के नाम पर 2-4 जंगली झाड़ियाँ उगाकर कुछ और लोग उन काटने वालों की ही तरह लाखों रुपया अपनी जेब में उगा रहे। बहुत करुण और दहला देने वाला प्रसंग था। अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के लिए शाश्वत के साथ यह खिलवाड़ अधिकतर क्षेत्रों में हम इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? फिर तरह तरह के ख्याल मन में उठने लगे। अभी तो दुनिया के, खासकर हमारे मुल्क के बहुत ही कम लोग जीवन की सुधरी स्थितियों तक पहुंच सके हैं और हालात यह हो गई है कि हर चीज़ कम पड़ने लगी है। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल, सब कुछ कम। जब मानव सभ्यता की केवल अधखुली पलक ने यह हालात पैदा कर दी, तो उसके अंगड़ाई फिर करवट लेने पर प्रकृति और सृष्टि का संतुलन क्या भरभरा कर गिरना पड़ेगा? मनुष्य की बुद्धि और प्रतिभा क्या उस समय इस संतुलन को बनाए रखने में किसी तरह सफल हो सकेगी? दुनिया भर में चीज़ों की कमी और कीमतों की बढ़ोतरी के पीछे मौजूद इंसानी छीना झपटी क्या किसी जादू के जोर से कम हो जाएगी? क्या हम धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, ऋतुओं को दूषित विकृत करते ही चले जाएंगे? क्या वह हमसे बदला लेंगी या हमें कोई विकल्प सुझाएंगी जिससे हम अपने को और उसे भी बचा सकें? इसी उधर में
इसी उधेड़ बूंद में मैं पड़ा था। निगाह आसमान की तरफ गई और मैंने पाया कि पिछले दिनों से गिरे जो बादल सुबह छटने लगे थे वे फिर उमड़ आए हैं। तभी बारिश होने लगी, फिर ओले पड़ने लगे। जल्दी जल्दी सबने बस के शीशे चढ़ा लिए। समूची घाटी में टप टप टर तर का विचित्र संगीत प्रतिध्वनित होने लगा और कुछ ही देर में हमने देखा कि समूची सड़क, पेड़, पहाड़, ऊंचाइयां और घाटियां सब की सब सफेद ओलों से ढकी हुई थी। यह है जून का आखिरी सप्ताह और तमाम कश्मीर की घाटी पर बर्फ पड़ रही, जैसे मुलायम बर्फ नहीं बल्कि पत्थरों जैसी शाश्वत बर्फ। नन्ही नन्ही सफेद गोलियां से पटी पड़ी हैं पूरी सड़क। सर सर सरकते चले जा रहे हैं बस के मजबूत टायर। गुलमर्ग में डाक बंगले के खानसामे ने कहा, पहलगाम में अखरोट वाले, श्रीनगर में शिकारे वाले यही बात करते थे। बस में, टूरिस्ट दफ्तर में, बाजारों, सड़कों पर लगभग हर जगह यही बातें चल रही थी। कश्मीर के लिए यह मौसम बहुत गैर मामूली, बिल्कुल असामान्य है। पहले तो रेल हड़ताल ने कश्मीर के सारे धंधे को चौपट किया, फिर ओले पानी ने फसलों और फलों को कहत पड़ेगा इस साल कहर। किसी कश्मीरी के ओठों से निकला हुआ यह वाक्य मुझे कचोटता रहा। मुमकिन है यह केवल भ्रम हो, पर उस समय मेरे मन में विचार उठा था कि इस दोष हम व्यर्थ ही प्रकृति को देते हैं। क्या हम खुद इस हालात के लिए लगभग उतने ही नहीं जिम्मेदार हैं? बढ़ती हुई गरीबी, बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए जो प्रकृति के साथ इतना अधिक हस्तक्षेप करेंगे, आमदनी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटेंगे, नदियों के पानी में कारखाने का रासायनिक मलबा और शहरों की भरपूर गंध खोलेंगे, पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर हर जगह पक्की पुख्ता सड़कें बनाना शुरू कर देंगे, फिर नदियों के तल में मिट्टी इकट्ठी हो जाने के कारण बाढ़ आएगी, विषैले पानी को पी कर लोग सुस्त और बीमार होंगे, सड़कों पर जगह जगह पहाड़ों से टूट टूट कर पत्थर गिरने लगेंगे, मौसम कुछ के कुछ होने लगेंगे और बौखलाकर जब हम प्रकृति के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी तेज करेंगे तो आखिरकार हम खुद अपनी ही मौत का सामान इकट्ठा कर रहे होंगे। सन 1974 ईस्वी की पहली जुलाई को पिछले 43 वर्षों का सबसे अधिक गर्म दिन अपने ऊपर झेलती दिल्ली में सिसकता हुआ और भूनता हुआ मैं इस उधेड़ बूंद में पड़ा रहा कि इस दुष्चक्र से मैं किस तरह बच सकेगी। प्रकृति और मनुष्य जाति, प्राकृतिकता और मनुष्यता के बीच तालमेल क्यों कर संभव होगा? मुझे प्रकृति की ओर बढ़ो, मनुष्यता की ओर, क्या यह केवल एक कल्पना है? मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो मनुष्यता की ओर, क्या यह केवल एक कल्पना है? या फिर एक डरे हुए व्यक्ति ने हल्की सी छाया को बहुत बड़ा भूत मानकर अपने आप को खामखा ही दहशत से भर लिया है? मौसम की गर्मी क्या मेरे दिमाग पर भी छा गई है? हिमाचल के भूकंप की थर्राहट क्या मन को अब भी कंपित किए हुए है? नहीं जानते, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूँ कि दुनिया ठंडी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी स्निग्ध शीतलता से हमें और आने वाली पीढ़ियों को सिंचित रखेंगी। कहानी समाप्त। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।